So now we are going to study law of demand. ये लॉ बोलता क्या है उसे समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ रहे थे कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है विद अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मतलब जो अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड है जो हमने पढ़ा था, बाकी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब कांस्टेंट रखो। सीट्रस पैरिबस जो हमने पढ़ा है पीपीसी के समय, सीट्रस पैरिबस मतलब विद अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, इन सब फैक्टर्स को चेंज मत करो क्योंकि इनको जैसा है वो वैसे ही रहने दो, कांस्टेंट, दे आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। उसके अलावा बाकी जो है हम दो चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब देयर वुड बी एन इनवर्स रिलेशनशिप between own price of a good and its quantity demanded when these factors are taken to be or assumed to be the same or constant। क्योंकि अभी हमको बस रिलेशनशिप पढ़ना है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसकी डिमांड के बीच, बाकी फैक्टर्स को चेंज कर दिए तो हमें वो रिलेशनशिप नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, उसका फिर से सेम ही चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने बोला तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ाते हुए दिखा दो, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करते हुए, क्वांटिटी प्राइस, या प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुआ, ऐसे दिखा दो, या लिख दो डिमांड। दिस इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आपका जब प्राइस इतना था आप बस इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, फिर प्राइस कम हुआ तो आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हो, फिर प्राइस और कम हुआ इतना हो गया तो आप ज़्यादा डिमांड कर, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन own price of a commodity and its quantity demanded keeping other factors to be the same। जब हम बोलते हैं what are the assumptions of law of demand, उसमें वही लिखते हैं other factors constant और describe करते हैं other factors क्या है, income of the consumer, price of related goods, ये सब constant है ना। फिर आपका चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्योंकि आप जब अभी बस पढ़ रहे हो कमोडिटी की खुद की प्राइस और उसके डिमांड के बारे में तो बाकी सब फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए। दीज आर द अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कि ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, ये जब चेंज होंगे तब हम पढ़ेंगे क्या होगा, जैसे शिफ्ट इन डिमांड कर, वो टॉपिक आगे आ गया क्योंकि यार हम पीपीसी पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट और जब वो फैक्टर्स चेंज होते हैं तो शिफ्ट और रोटेशन इन पीपीसी होता है। वैसे ही शिफ्ट इन डिमांड कर, जब ये सब फैक्टर्स चेंज होंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमें शिफ्ट नहीं पढ़ना है, अभी हम बस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कमोडिटी की खुद की प्राइस और उसकी डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, हाउ डिमांड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, आपको शेड्यूल बनाना है, डेफिनेशन लिखना है, समझाना है, डायग्राम बनाना है और assumptions लिखना है। What are the reasons for law of demand? ठीक है, ये important है, reasons for law of demand मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे गुड सस्ता हो रहा है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करूँगा, जैसे जैसे महंगा हो रहा है प्राइस बढ़ रही है कम क्वांटिटी डिमांड करूँगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न बोलता है, फर्स्ट रीज़न इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस पढ़े थे तो पढ़े थे कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस हो गया, मतलब जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उतने ही वर्थ का सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी मिल रही है। अब मेरे को रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड बताना है, मेरे को मतलब हर केस में ये कैसे भी दिखाना है कि जैसे ही प्राइस कम हो रही है मैं क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है, ये मुझे कैसे भी दिखाना है तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो जाएगा। तो वही रीजन के थ्रू मुझे समझाना है कैसे लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करेगा बताने के लिए कि प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा डिमांड करूँ। अब एग्जाम्पल लो, इफ प्राइस फॉल्स, समझ लो इनिशियली ये था 10 10 रुपए पे करता था, 10 रुपए वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिलता था। अब प्राइस फॉल्स, ठीक है, मतलब ये 10 ही है, अब नॉट इक्वल टू 8, प्राइस फॉल हो गया ना,
मतलब 8 हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो गया, मतलब मैं पैसा 8 रुपए पे कर रहा हूँ लेकिन फायदा मुझे 10 के लायक हो रहा है, मतलब मैं फर्दर कंज्यूम करूंगा, आई एम गोइंग टू इंक्रीज माय कंजम्पशन टिल ड्यू टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन MU कम्स डाउन टू 8। अभी मैंने प्राइस कम कर दिया ये दिखाने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड के लिए, कि अगर मैं प्राइस कम करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो अब मैं कैसे दिखा रहा हूँ, देखो मैंने प्राइस कम कर दी, मैं 8 रुपए पे कर रहा हूँ लेकिन सेटिस्फैक्शन मुझे वर्थ ₹10 मिल रहा है। सो आई विल बी विलिंग टू कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी। इसके बाद में 1 यूनिट और खाना चाहूंगा, तब तक MU फॉल होके प्राइस के इक्वल ना हो जाए। तो ये दिखा दिया, इफ प्राइस फॉल्स कंजम्पशन इंक्रीजेस, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मैं कमोडिटी कंज्यूम करूं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है अगर आप कंजम्पशन करोगे तो MU फॉल होते जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में 8 हो जाए, यहाँ आके मैं कंजम्पशन रोक दूंगा। लेकिन जब मैंने प्राइस नीचे गिराया था उसी ने तो मुझे फैसिलिटेट किया कि आप कंजम्पशन बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं पे कर रहा था 8 रुपए, फायदा मिल रहा था 10 के लायक। तो जैसे ही प्राइस फॉलो मैं कंजम्पशन बढ़ा दिया, क्योंकि अभी मैं और कंज्यूम कर सकता हूँ उस पॉइंट तक जब तक मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूँ उतने ही वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट है। तो दिस शोज दैट इफ प्राइस फॉल्स कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ हम MU और प्राइस के रिलेशन से बताते हैं कि प्राइस के गिरने से डिमांड या कंजम्पशन बढ़ रहा है, मैं 1 यूनिट और कंज्यूम कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, पे कम कर रहा हूँ, तब तक मैं अगले स्टेप में पहुंच गया जब दोनों सेम है, प्राइस उतना 8 है और MU कम होके 8 हो गया, ठीक है। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखो समझ लो आपके पास 2 गुड है, टी एंड कॉफी। मेरे को सब में यही रीजन दिखाने कि जैसे ही प्राइस फॉल हो रहा है मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ या डिमांड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड वही बोलता है और हम उसके ही रीजंस को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ भी मैं कुछ ऐसा करूंगा, देखना चाहूंगा कि जैसे ही मैं प्राइस कम कर रहा हूँ उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, उस कमोडिटी की जिसकी मैं प्राइस कम कर रहा हूँ। टी और कॉफी समझ लो सब्स्टिट्यूट्स है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है अपन आप जानते होंगे डेली लाइफ के हिसाब से। सब्स्टिट्यूट्स मतलब 2 गुड जो एक दूसरे की जगह काम आ सकते हैं, टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी। They can be substituted or they can be used in place of each other, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। समझो टी की प्राइस कम हो गई, प्राइस ऑफ टी फॉल्स, मुझे कैसे भी दिखाना है कि टी की डिमांड बढ़े ताकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो, जिसकी प्राइस कम हुई उसकी डिमांड बढ़े, लोग उसका ज्यादा खरीदें। अब देखो व्हेन टी की प्राइस फॉल होगी सो इट इज गोइंग टू बी चीपर इन द मार्केट एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट कॉल्ड कॉफी। कॉफी की प्राइस इतनी है, समझ लो पहले दोनों था 10-10 रुपए का, अब टी आपका 8 रुपए का हो गया, मतलब इट इज गोइंग टू बी चीपर इन द मार्केट एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट कॉल्ड कॉफी। इसकी प्राइस कम हो गई तो सम ऑफ द यूजर्स ऑफ कॉफी आर नाउ गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स टी, के बोलते टेस्ट तो कर लेते, प्राइस कम हो गया टी का, जो पहले टी कंज्यूम नहीं करते थे अब वो जा सकते क्योंकि दोनों तो सब्स्टिट्यूट है। मतलब टी की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द यूजर्स ऑफ कॉफी हैव नाउ शिफ्टेड टू यूजिंग टी, क्योंकि टी सस्ता हो गया। तो यही तो दिखाना था, प्राइस कम हो गई डिमांड बढ़ गई, यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस of a commodity falls it becomes cheaper in comparison to its substitute, so some of the users now shift towards the cheaper substitute, कॉफी से टी में चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट। इसमें भी वैसे ही दिखाना है कि कैसे भी प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, देखो समझ लो प्राइस फॉल हो गया, कोई कमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया, वो 10 की थी अब वो सीधा 5 में आ गई पर यूनिट। तो ये पॉइंट ये बोलता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। इसका मतलब जब कोई भी कमोडिटी सस्ती हो रही है 10 से 5 हो रही है तो बोल रहे रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। कैसे, देखो आप बोलोगे कि पहले भी तो वो मार्केट में 100 रुपए लेके गया होगा जब 10 रुपए की खरीद रहे हैं, अभी भी 100 रुपए लेके जा रहे हैं, 5 यूनिट खरीद रहा होगा, तो रियल इनकम बढ़ी कैसी? 100 ही तो है। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम विच इंक्रीजेस, जो दिखता नहीं है लेकिन विच इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड। ये अब समझ आएगा कैसे। प्राइस फॉल हो गया, मैं बोल रहा हूँ रियल इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एंड हिज परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। अब कैसे, देखो अब वो मार्केट में 100 रुपए लेके गया, पहले जब गुड 10 रुपए का था तो वो 10 यूनिट खरीद पाता था, अब वो 100 रुपए लेके गया गुड 5 का हो गया तो वो 20 यूनिट खरीद पा रहा है, मतलब डबल।
जितना पहले ले पा रहा था उसका डबल, इनकम सेम है लेकिन रियल इनकम कैसे परचेज होगी, ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड। 10 से 5 हो गया तो उतनी इनकम उसको ज्यादा परचेजिंग पावर देगी, उतने ही मनी से वो ज्यादा खरीद पाएगा। तो यही दिखा रही है हम, जैसे प्राइस फॉल हुआ आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, 10 से 20 हो गई। तो ये होता है इनकम इफेक्ट। तो जो प्राइस इफेक्ट होता है वो होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, एक प्राइस इफेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब change in the demand for a good due to change in its own price is called as price effect. It is a combination of income effect plus substitution effect. उसके बाद हमारा लास्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, जहाँ फिर हमें दिखाना है कि प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, वो है एडिशनल कस्टमर। 4 पॉइंट, एडिशनल कंज्यूमर्स या एडिशनल कस्टमर्स, एडिशनल कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स। नाउ पहले ऐसा सेगमेंट हुआ होगा, ऐसे लोग हुए होंगे मार्केट में जो कोई गुड नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि वो महंगा था। नाउ व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स फॉल्स, some of the people or some of the consumers who were not in a position or who were not able to buy that commodity will now be able to buy it, मतलब they will enter the market. So number of people purchasing that product would increase, market demand would increase because there would be more consumers towards that good. So यही बता रहे हैं, price of good X falls, demand increases, क्योंकि because the number of consumers increase. Someone who was not in a position to buy earlier would now be able to buy it due to the fall in the price. प्राइस कम होने के कारण जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब खरीद सकते, तो जैसे ही प्राइस फॉल हुआ डिमांड बढ़ गई। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड।